हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। तो इसमें स्टूडेंट्स हम जो ले रहे हैं टॉपिक वो कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू इंटीग्रेशन टॉपिक हमारा है आज का, जिसका सब टाइटल है इंडेंटेड सेमी सर्कुलर कंटूर और व्हेन पोल लाइज ऑन रियल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोल लाइज ऑन रियल एक्सिस है वो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें पोल लाइज विद इन सी हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, जो हमने फर्स्ट लेक्चर इसका किया है उसमें जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें जो पोल था वो ओनली रियल एक्सिस पर लाई कर रहा था, विद इन सी वहाँ पर हमें पोल नहीं मिल पाया था। अब ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम जो पोल फाइंड आउट करेंगे वो ऑन द रियल एक्सिस भी मिलेगा और विद इन सी भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये बीएससी थर्ड ईयर के और बीएससी 6M और बीए थर्ड ईयर के एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये प्रूव डैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर 4 dx अपॉन में x टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू है पाई अपॉन 6 रूट 3। तो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, लेट अस कंसीडर द इंटीग्रल। लेट अस कंसीडर द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड आप डिफाइन कर दीजिए। एफ जेड है जो फंक्शन आपका x के फॉर्म में दिया जा रहा है उसे आप z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो z टू दी पावर 4 अपॉन में z टू दी पावर 6 माइनस 1, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन के लिए हम पोल फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई। तो स्टूडेंट्स, पोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोल फंक्शन की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करके फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर z टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से z इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/6 लिखा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए z इक्वल टू हम 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस i साइन 0 भी लिख सकते हैं। पावर 1/6, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 0 होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसे जनरलाइज लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई होल पावर 1/6। यहाँ पर n की वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिए। n है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स, हमें n को 5 तक लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 6 है, दैट मीन्स हमें z के 6 रूट्स मिलेंगे। तो 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 0 से 5 तक अगर हम n लेंगे तो हमें z के 6 रूट्स मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसे यूलर्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए e टू दी पावर आई थीटा को, आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो इसे हम e टू दी पावर आई 2n पाई लिख सकते हैं और होल पावर 1/6 यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिएगा बाई यूलर्स थ्योरम। देन स्टूडेंट्स, अब आप इसको 1/6 को यहाँ पर अंदर ले लें। तो ये आ जाएगा e टू दी पावर ये हो जाएगा e टू दी पावर i n पाई बाई 3, जहाँ पर n की वैल्यू आपकी अगेन वही है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स, अब हम n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखेंगे तो हमें z के ये 6 रूट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फर्दर देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर z इक्वल टू, अब हम n की वैल्यू 1/1 पुट कर रहे हैं। तो n इक्वल टू 0 रखने पर स्टूडेंट्स ये e की पावर 0 डैट मीन्स 1 बन जाएगा। 1 रखिए, e टू दी पावर i
पाई बाई 3 मिलेगा, 2 रख देंगे, e टू दी पावर i 2 पाई बाई 3 मिलेगा, और जब आप 3 रखेंगे तो ये e टू दी पावर i पाई मिल जाएगा, और e टू दी पावर i पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है -1, और फिर e टू दी पावर आप अब 3 के बाद 4 रखेंगे तो i 4 पाई बाई 3 मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पर लास्ट वैल्यू e टू दी पावर i 5 पाई बाई 3 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 6 पोल्स आ चुके हैं। इसको हम थोड़ा और डिफाइन करके लिख देते हैं यहाँ पर कि z इक्वल टू 1 e टू दी पावर i पाई बाई 3, कॉमा e टू दी पावर i 2 पाई बाई 3, -1 e टू दी पावर i 4 पाई बाई 3, देन e टू दी पावर i 5 पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 6 पोल्स आ गए हैं, बट स्टूडेंट्स इन 6 पोल्स में से कौन से वो पोल हैं जो विद इन सी लाई करेंगे और कौन से वो पोल हैं जो रियल एक्सिस पर लाई करेंगे, आइए समझ लेते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लास्ट 2 पोल्स जो हैं ये इनका जो एम्पलीट्यूड है, या जो हम बोलें कि जो यहाँ पर आप देखें कि जो एंगल इनका मिल रहा है वो 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 है, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, और यहाँ पर जो हमारा कंटूर बनेगा या सर्किल बनेगा वो सेमी सर्किल बनेगा, और जो 180 0 से 180 डिग्री तक ही लाई करेगा। इट मीन्स ये जो वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं एंगल, ये 180 डिग्री से ज़्यादा हैं, तो ये आउटसाइड द कंटूर लाई करेंगे। और ये 2 पोल जो i पाई बाई 3 और 2i पाई बाई 3 हैं, इनके जो एंगल्स हैं वो लेस देन पाई है, इट मीन्स ये विद इन सी लाई करेंगे। और आपके पास जो z इक्वल टू 1 और -1 है, ये पोल्स रियल एक्सिस पर लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को डिफाइन कर देते हैं कि आउट ऑफ दीज 6 पोल्स, आउट ऑफ दीज 6 पोल्स, द लास्ट 2 poles having their amplitude more than pi, so they do not lies within C. The poles, अब ये जो पोल विद इन सी लाई कर रहे हैं हम उन्हें अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा स्क्वायर आपका यही बन जाएगा। अल्फ़ा को हम सपोज कर रहे हैं e टू दी पावर i पाई बाई 3, एंड अल्फ़ा स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा का ही स्क्वायर कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी e टू दी पावर i 2 पाई बाई 3। ये पोल्स लाइज विद इन सी, एंड द पोल्स z इक्वल टू -1, 1 लाइज ऑन द रियल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 6 पोल्स हैं ये कहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं और किस तरह से लाई कर रहे हैं वो आपने डिफाइन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स हमने पोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आइए हम कंटूर पे डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरह का कंटूर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वी चूज़ द कंटूर C to be a large semicircle mod z equal to capital R indented at z इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पोल हमारे रियल एक्सिस पर आएंगे उन्हीं के लिए हम जो लार्ज सेमी सर्किल है उसको हम
जिन पॉइंट्स पर हमारे पोल आ रहे हैं वहाँ पर हम स्मॉल सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो वही यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। वी चूज द कंटूर सी टू बी ए लार्ज सेमी सर्किल मॉड जेड इक्वल टू आर इंडेंटेड एट जेड इक्वल टू -1 कॉमा जेड इक्वल टू 1 बाई स्मॉल सेमी सर्किल्स by small semicircles gamma 1 and gamma 2 of radii, जिनके रेडियस आप ले लेंगे, of radii r1 and r2 respectively। तो स्टूडेंट्स ये कंटूर हमने चूज कर लिया है। भाई ये इस कंटूर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहां पर आप एक लार्ज सेमी सर्किल ड्रॉ कर लें। देन स्टूडेंट्स ये हमारा -r पॉइंट हो गया, ये +r पॉइंट हो गया, और ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा पॉइंट है 0, मतलब सेंटर, लार्ज सेमी सर्किल का सेंटर 0। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपका जो पॉइंट आया है z इक्वल टू -1 वो सेंटर से इस तरफ होगा, और z इक्वल टू +1 वो सेंटर के राइट हैंड की तरफ होगा। तो यहाँ पर आप इसको सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ले लें। ये हमारा सेंटर -1 हो गया, और यहाँ पर भी हम सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर +1 हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, इनको पॉइंट्स में हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये A पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये B पॉइंट हो गया है, ये C एंड ये D। और जो कर्व का ये आपका y एक्सिस है, और जो कर्व का मूवमेंट है स्टूडेंट्स वो देखें, वो R से A की तरफ आएगा, और A से फिर ये स्मॉल सेमी सर्किल पर चलेगा जिसको कि हम गामा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ये B पर आएगा, फिर ये B से C की तरफ जाएगा, एंड देन C से फिर ये दूसरे स्मॉल सर्किल गामा 2 पर मूव करेगा, और फिर ये D पर आएगा, D के बाद ये कैपिटल R पर आएगा, और फिर देन उसके बाद ये लार्ज सेमी सर्किल पर मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए यही वो पोल जो आपने निकाले हैं वो -1 और +1 हो गए, और जो दो पोल आपने फाइंड आउट किए थे जो विद इन C थे वो e⁻i⁵ और e⁻i⁵ वो आपको यहाँ इन प्लेसेस पर मिलेंगे। जो आपका विद इन C कंटूर है यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। देन यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं A B C D I, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द पॉइंट्स A, B, C एंड D R। तो पॉइंट्स A स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए हमें सेंटर से देखना है, और यहाँ पर पॉइंट A की जो वैल्यू आ रही है वो -1 और -r1, क्योंकि फर्स्ट सर्किल के लिए गामा 1 के लिए हमने रेडियस क्या ले रखा है r1, तो ये हो जाएगा -1 -r1, क्योंकि ये सेंटर से लेफ्ट की तरफ है, इस सेंटर से लेफ्ट की तरफ है A पॉइंट, तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, माइनस कॉमन लेकर 1 + r1। देन इसी तरह से पॉइंट B के लिए आप डिफाइन करेंगे। पॉइंट B के लिए स्टूडेंट्स अब ये सेंटर से राइट की तरफ है, तो r1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 + r1। यहाँ से भी अगर आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये 1 - r1 बनेगा। और C पॉइंट के लिए जब आप स्टूडेंट्स आएंगे तो C पॉइंट आपका देखिए इस सेंटर से आपका लेफ्ट की तरफ है दूसरे सर्किल के लिए, तो यहाँ पर आपका जो सेंटर हो रहा है वो 1 हो रहा है, और जो रेडियस है उसके लिए वो है r2। तो आपका ये आ जाएगा रेडियस 1 और सेंटर 1 और रेडियस r2, दैट मीन्स वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसे आप सेम इसी तरह से लिखेंगे 1 - r2
एंड देन फाइनली डी के लिए आप लिखेंगे, और डी जो है इस सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ है, तो यहाँ पर सेंटर भी पॉजिटिव है और आपका रेडियस भी पॉजिटिव होगा, तो ये 1 + R2 फॉर्म में लिखा जाएगा रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये पॉइंट्स की स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे सेफली यहाँ नोट कर ले रहा हूँ जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो फर्दर। तो ये ए पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ये -1 + R1 है। बी के लिए हमारे पास माइनस कॉमन लेकर 1 - R1 है। सी के लिए 1 - R2 है। एंड देन डी के लिए 1 + R2 है। तो ये 4 पॉइंट्स हमें ABCD की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स फर्दर देखेंगे आप, स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए जो रेसिड्यू का सम आएगा, क्योंकि जो हमें पोल लाइज हो रहे थे विद इन सी, वो 2 पोल्स थे अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर के फॉर्म में हमने उन्हें सपोज किया है। तो उन पोल्स का जो रेसिड्यू आएगा स्टूडेंट्स, आइए वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ द रेसिड्यूज at the poles lies within C. So रेसिड्यू Z इक्वल टू, एक मिनट स्टूडेंट, पहले हम फंक्शन को यहाँ पर देख लेते। देखिए एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ फंक्शन क्या है? फंक्शन हमें गिवन है, देखिए FZ Z⁴ अपॉन में Z⁻6 - 1। तो स्टूडेंट्स पहले हम फंक्शन को समझ लें, क्योंकि यहाँ पर रेसिड्यू निकालने के आपको बहुत सारे मेथड्स बताए गए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आप समझ पाएंगे कि किस फंक्शन के लिए हम किस तरह से रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन आपका Z⁴ अपॉन में Z⁻6 - 1 है, जो कि φz अपॉन ψz फॉर्म का है। तो इसके लिए जो रेसिड्यू निकलता है, तो देयरफॉर रेसिड्यू Z इक्वल टू अल्फ़ा जो हम फाइंड आउट करते हैं वो ये है फार्मूला उसका, φz अपॉन में साइडेस Z एट द पॉइंट Z इक्वल टू अल्फ़ा। तो इस रूल से हम इस फंक्शन का रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्दर, तो φz मीन्स स्टूडेंट्स Z⁴ और साइडेस Z मतलब इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 6 टाइम्स Z⁵ और एट Z इक्वल टू अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हम फर्दर देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स Z⁴ से Z⁵ कटेगा आपका, तो 1/6 Z बचेगा, और आप यहाँ पर जिस पॉइंट के लिए आप रेसिड्यू निकाल रहे हैं वो आप यूज़ कर लेंगे, तो ये हो गया 6 अल्फ़ा। स्टूडेंट्स अब अल्फ़ा की जो हमारी वैल्यू हम वो देख लेते हैं। अल्फ़ा की हमारी वैल्यू थी e⁻i π/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लिखा जाएगा 1/6 e⁻i π/3, जिसको कि आप 1/6 e⁻i π/3 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स हम रेसिड्यू Z इक्वल टू अल्फ़ा² देख लेंगे, तो स्टूडेंट्स वही रिजल्ट आएगा। सेम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो 1/6 अल्फ़ा² आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिमिलरली रेसिड्यू Z इक्वल टू अल्फ़ा² का जो रिज़ल्ट आएगा वो 1/6 अल्फ़ा² बन जाएगा, और यहाँ पर हम उसे 1/6 e⁻i 2 π/3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये
1/6 e टू दी पावर -i 2π/3 बन जाएगा। स्टूडेंट्स इसी को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रेसिड्यू की वैल्यू हमारी ये आ रही है और सेकंड रेसिड्यू हमारा फिलहाल ये वैल्यू आ रही है। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, हम 1/6 e टू दी पावर i पाई अपॉन e टू दी पावर i पाई से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं और e टू दी पावर -i 2π/3 हमारा एज इट इज़ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो ये आपका 1/6 और ये e टू दी पावर i पाई, ये डिनोमिनेटर वाला आप एज इट इज़ रहने दें और न्यूमरेटर वाले टर्म्स में आप देखें तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इन पावर्स में भी i पाई कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ पर i पाई कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 1 - 2/3। तो स्टूडेंट्स फर्दर देख लें कि यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेसिड्यू z इक्वल टू अल्फ़ा है, इसको मैं सेफली यहाँ पर बॉक्स में लिख ले रहा हूँ और यहाँ पर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है रेसिड्यू z इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर की फाइनल वैल्यू अब आने वाली है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 1/6 e टू दी पावर i पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स -1 होती है और यहाँ पर ये आपका बन जाएगा e टू दी पावर i पाई/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो i पाई/3 मिल जाएगा। डेट मीन्स स्टूडेंट्स हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो -1/6 e टू दी पावर i पाई/3 आ रहा है। तो ये हमारा रेसिड्यू एट z इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर भी, ये दोनों रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा आया था 1/6 e टू द पावर -i पाई/3, तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ पर हमारा एक्चुअली रिजल्ट e टू द पावर -i 2π/3 था। बट हमने देखा कि रेसिड्यू z इक्वल टू अल्फ़ा हमारा इस फॉर्म का आ रहा है तो हमने सेकंड रिजल्ट को भी उसी फॉर्म में लाने की कोशिश की और वो हमारे इस फॉर्म में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे वो रेसिड्यू आ गए हैं जिनके लिए पोल लाइज विद इन C हो रहा था। अब हम समेशन r+ निकाल लेते हैं इसके लिए, क्योंकि कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्दर आप यहाँ पर समेशन r+ फाइंड आउट कर लेंगे। तो समेशन r+ मीन्स sum of residues of poles which lies within C। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा देख लेते हैं। देखिए ये 1/6 फर्स्ट रेसिड्यू की वैल्यू है e टू द पावर -i पाई/3 और यहाँ पर -1/6 e टू दी पावर i पाई/3। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आप इसे इसी फॉर्म में रहने दीजिएगा, आगे फर्दर जो कैलकुलेशन होगी वो हम देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समेशन r+ की भी वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर तो मैं इसे रब कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर सेफली यहाँ नोट कर लेता हूँ कि समेशन r+ हमारा एक्चुअली क्या आया था, वो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर तो समेशन r+ की वैल्यू आ रही है 1/6 कॉमन लेते हुए e टू दी पावर -i पाई/3 और e टू दी पावर i पाई/3। देन स्टूडेंट्स फर्दर देखें, अब हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे। नाउ बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम क्या था स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2πi समेशन r+। तो स्टूडेंट समेशन r+ हमारा आ चुका है, तो हम समेशन r+ की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये आपका 2πi
और समीशन आर प्लस की वैल्यू हमारे पास है 1/6 और इससे e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3 माइनस e टू द पावर आई पाई बाई 3 हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि 2 से ये कटेगा तो ये आई पाई बाई 3 और स्टूडेंट्स मैं यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ माइनस कॉमन लेने पर ये हमें e टू द पावर आई पाई बाई 3 पॉजिटिव पावर वाला पहले लिखेंगे और e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3 नेगेटिव पावर वाला सेकेंड नंबर पे आएगा। तो स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड आ चुका है। अब स्टूडेंट्स यहीं पर हमें ध्यान देना है कि ये जो इंटीग्रेशन ओवर सी दैट मीन्स इंटीग्रेशन ओवर कंटूर सी जो हो रहा है, अब इसी सी कंटूर को हमें अकॉर्डिंग टू फिगर किस तरह से ये मूव कर रहा है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो पूरे कंटूर को आइए हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखेंगे आप, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट माइनस आर से फिर ए तक जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे इंटीग्रेशन माइनस आर टू ए, और ए के लिए देखिए स्टूडेंट्स जो वैल्यू है हमारी वो हमने पहली साइड में लिख रखी है, वो है माइनस कॉमन लेते हुए 1 प्लस R1 और ये रियल एक्सिस पर मिल रहा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये रियल एक्सिस पर हमें पॉइंट मिल रहे हैं तो यहाँ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स लिखा जाएगा और ये ए पर आने के बाद ये फर्स्ट सेमी सर्किल गामा 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अब आपका इंटीग्रेशन गामा 1 हो जाएगा और जब ये जैसे ही ये एक्स एक्सिस को लीव करेगा वैसे ही ये आपका फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ जेड डी जेड, देन अब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद कहाँ पर आया, बी पॉइंट पर आया, फिर बी से ये सी तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप बी पॉइंट के लिए देखिए, बी पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू गिवन है माइनस कॉमन लेते हुए 1 माइनस R1 और सी पॉइंट के लिए भी हमारे पास है 1 माइनस R2 और ये रियल एक्सिस पर चल रहा है तो इट मीन्स एफ एक्स डी एक्स लिखा जाएगा प्लस अब ये सी पॉइंट पर आने के बाद फिर से ये सेकेंड सेमी सर्किल गामा 2 पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन ओवर गामा 2 एफ जेड डी जेड लिखा जाएगा। देन स्टूडेंट्स ये गामा 2 कंप्लीट करने के बाद, सेकेंड सर्किल कंप्लीट करने के बाद ये डी से आर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा वो डी पॉइंट से आर तक जाएगा। तो डी पॉइंट के लिए हमारे पास है 1 प्लस स्मॉल r2 से कैपिटल आर और ये रियल एक्सिस पर मूव कर रहा है तो डेट मीन्स एफ एक्स डी एक्स। एंड देन फाइनली ये यहाँ के बाद कैपिटल आर का पॉइंट पर आने के बाद फिर से ये लार्ज सेमी सर्किल की तरफ मूव करेगा। तो लार्ज सेमी सर्किल के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू राइट साइड में हमारी वैल्यू जो आ रही है वो हम लिख लेंगे माइनस आई पाई बाई 3 एंड ई टू द पावर आई पाई बाई 3 माइनस ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पूरा कंटूर यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। देन फॉर स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब हम यहाँ पर टेकिंग लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी एंड r1 कॉमा r2 टेंस टू 0 लेंगे। देन वी गेट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस लिमिट को अप्लाई कर दें तो ये माइनस इन्फिनिटी टू -1 एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट r1 टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 एफ जेड डी जेड बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 टू +1 एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। देन फर्दर स्टूडेंट्स लिमिट यहाँ पर सेकंड सर्किल के लिए लिमिट r2 टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा 2 एफ जेड डी जेड बन जाएगा। एंड देन 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। और फाइनली लिमिट कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड ये बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इक्वल टू जो आ रहा है स्टूडेंट्स, आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर
हम अपने लिए स्पेस भी बना लेते हैं और इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि ये क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अपने लिए स्पेस बना ले रहा हूँ कि हमें प्रूफ क्या करना था। प्रूफ हमें करना है 0 to infinity x to the power 4 dx अपॉन में x to the power 6 minus 1, इसकी वैल्यू हमें दिखानी है पाई अपॉन 6 रूट 3, और जो फंक्शन हमने लिया वो भी मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड टू दी पावर 4 अपॉन में जेड टू दी पावर 6 माइनस 1। तो इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। और अब फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि मैं इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे हमें साइन थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू पता है, वो होती है e टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2i। तो स्टूडेंट्स अगर मैं थीटा की जगह पर π/3 पुट कर दूँ तो मुझे ये वैल्यू देखिए इस तरह से मिलेगी, e टू दी पावर आयोटा π/3 माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3 अपॉन में 2i। डेट मीन्स मुझे यहाँ भी थीटा की वैल्यू π/3 लेनी पड़ेगी। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया है, और साइन π/3 मतलब √3/2 मिलता है, और ये 2i भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर की तरफ ले आएँ तो ये आ गया e टू दी पावर आयोटा π/3 माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3। मीन्स स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू ओनली हमें i√3 मिल रही है। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने स्टूडेंट देख लिया कि इसकी वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, i π/3 मिल रही है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसको -i π/3 और इसकी वैल्यू हमें मिली है i√3, वो मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ। और फर्दर जो अब रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये आएगा, देखिए i और i मिलके i² की वैल्यू -1 और माइनस पहले से प्रेजेंट है हमारे पास, तो ये हो जाएगा π/3 इंटू √3। तो ये स्टूडेंट्स ये बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और स्टूडेंट्स में यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो एक्चुअल जो से लार्ज सेमी सर्किल है वो -R से +R है, और हमने लिमिट क्या ले रखी है अभी, R टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स वो -∞ से +∞ जा रहा है। और ये रियल एक्सिस पर जितने भी हमारे जो इंटीग्रेशंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको अगर हम मर्ज कर दें, देखिए -∞ to -1 पहला इंटीग्रेशन जो f(x) dx फंक्शन के लिए है, फिर -1 to +1 f(x) dx फंक्शन के लिए, और फिर देन 1 to ∞ f(x) dx फंक्शन के लिए। अगर मैं इन तीनों इंटीग्रेशंस को मर्ज कर दूं स्टूडेंट्स, तो वो -∞ to +∞ चला जाएगा। डेट मीन्स -∞ मतलब रियल एक्सिस वाले जितने भी इंटीग्रेशंस हमें मिल रहे हैं उनकी जो फाइनल इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट है वो -∞ से +∞ की तरफ जाने वाली है। तो यहाँ पर हम इन तीनों इंटीग्रेशंस को एक साथ मर्ज करके इस तरह से लिख लेंगे कि ये हो गया -∞ to +∞ f(x) dx। एंड देन स्टूडेंट्स ये जो आपका स्मॉल सेमी सर्किल Γ1 के लिए है, इसको हम एक नए नोटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे I1 सपोज कर लेते हैं। सेकंड जो आपको मिल रहा है सेमी सर्किल, उसके लिए हम I2 रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं उसको। और जो थर्ड आपका है कि R टेंड्स टू इन्फिनिटी लार्ज सेमी सर्किल के लिए, इसे हम I3 सपोज कर ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फर्दर देखिए यहाँ पर इसे I1 इसे ले लेंगे, ये I2 हो जाएगा, ये आपका I3 हो जाएगा, और ये आपका I4 हो जाएगा। तो इसको भी हमें लेना है। तो ये I1 हो गया, ये I2, ये I3 एंड देन ये I4 इक्वल टू π/3√3। और इससे हम एक इक्वेशन सपोज कर लेंगे, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। देखिए हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है प्रूफ करने के लिए वो x के फॉर्म में है, और यहाँ पर हमारे पास x का फंक्शन केवल I1 वाला है, बाकी I2, I3, I4 हमारे जो हैं वो z के फंक्शंस हैं। इट मीन्स हमें I2, I3, I4 को पहले सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, देन उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखते हैं कि हम रिजल्ट तक पहुँच पाते हैं या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स फर्दर हम देखते हैं। तब यहाँ पर हम I2, I3, I4 के लिए वर्क करेंगे जिनकी वैल्यूज़ ये है। तो ये हमें अपने ध्यान में रखना होगा कि I1 Γ1 के लिए है, I2 Γ2 के लिए है, और I3 आपका लार्ज सेमी सर्किल के लिए है। तो फर्दर देखें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा,
तो यहाँ पर आप देखें, सो इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 फंक्शन एफ जेड की वैल्यू है जेड टू द पावर 4 अपॉन में जेड टू द पावर 6 माइनस 1 डी जेड। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो हमारा पोल आया था वो क्या आया था, -1 आया था। तो देयरफॉर लिमिट z टेंस टू -1 z प्लस 1 एफ जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, लिमिट z टेंस टू -1 z प्लस 1 और फंक्शन हमारे पास है z टू दी पावर 4 अपॉन में z टू दी पावर 6 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, देखिए पहली बात तो लिमिट अप्लाई करने पर ये आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, -1 और +1, और यहाँ पर भी इसी तरह से तो 0/0 फॉर्म है। तो फॉर्म आपकी बन रही है ये 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स फर्दर देखेंगे ये आपका एल हॉस्पिटल रूल से सिंप्लीफाई होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो z टू दी पावर 5 प्लस z टू दी पावर 4 अपॉन में z टू दी पावर 6 माइनस 1, अभी भी फॉर्म वही है। तो आप जब एल हॉस्पिटल रूल फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेपरेटली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम उसी स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, लिमिट z टेंस टू -1, ये हो जाएगा 5z टू दी पावर 4 और प्लस 4z क्यूब अपॉन में 6z टू दी पावर 5। तो स्टूडेंट्स अब आप अगर लिमिट अप्लाई करते हो तो देखिए ये आपको -5 मिलेगा, यहाँ से आपको -4 मिलेगा और यहाँ से आपको -6 मिलेगा, सॉरी यहाँ से +5 मिलेगा क्योंकि z टू द पावर +4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपको मिल रही है -1/6। तो लिमिट z टेंस टू -1 z प्लस 1 एफ जेड की वैल्यू आपको मिल रही है -1/6। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इसका नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन की जा चुकी है, तो उसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्दर जो होगा, तो देयरफॉर जो की एलिमेंट है यहाँ पर कि लिमिट r1 टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू, हमारे पास वहाँ पर जो रिजल्ट था उसका वो IA θ2 - θ1 था। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये कैपिटल A की वैल्यू है जो वहाँ की एलिमेंट होता है। तो वहाँ पर IA की वैल्यू -1/6 और θ2 - θ1 मतलब हम किस सर्किल के लिए काम कर रहे हैं, हम गामा 1 सर्किल के लिए काम कर रहे हैं, सेमी सर्किल के लिए। तो इसके लिए अगर आप देखें तो सर्किल के लिए वैसे लिमिट क्या होती है हमारी 0 to 2π, अब सेमी सर्किल है तो उसके लिए क्या लिमिट होगी 0 to π। तो 0 इनिशियल लिमिट है डेट मीन्स θ1 है और पाई आपकी फाइनल लिमिट डेट मीन्स θ2। तो फार्मूला हमारा जो था, जो कॉन्सेप्ट था की एलिमेंट का, कि वो आपका θ2 - θ1 है डेट मीन्स π - 0। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो हमारा सेमी सर्किल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, फर्स्ट सेमी सर्किल, सेकंड सेमी सर्किल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, बट जो लार्ज सेमी सर्किल है या ये कहें कि ओवरऑल कंटूर जो मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसे एंटी क्लॉकवाइज लाने के लिए आपको यहाँ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे कि हियर नेगेटिव साइन is taken because of clockwise direction, तो स्टूडेंट्स ये आप बताएंगे कि नेगेटिव साइन आप क्यों ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए क्या आ रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो I/6 ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, इसको, और इसको हम क्या सपोज कर रहे थे I2, तो हम इसे I2 लिख लेंगे, दैट मीन्स इसको इस तरह से डिफाइन कर दें कि I2, या ये हम कह सकते हैं कि लिमिट R1 टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 एफ जेड
डी जेड की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो इसको भी मैं यहाँ पर साइड में लिख ले रहा हूँ कि एक्चुअली I1 की वैल्यू हमारे पास I पाई बाई 6i है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अब I2 पर आते हैं, I2 देखते हैं I2 कैसे निकलेगा। सो I2 के लिए इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड सेमी सर्किल गामा टू एफ जेड डी जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर गामा टू एफ जेड की वैल्यू आपके पास जेड टू दी पावर 4 अपॉन में जेड टू दी पावर 6 माइनस 1 डी जेड है। तो देयरफॉर यहाँ पर इसके लिए सेंटर स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड आउट किया है, सेंटर हमारा है 1 आ रहा है, मतलब पोल जो आया था उसी से रिलेटेड हमारा जो सेंटर है वो 1 आ रहा है। तो यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 एफ जेड, ये फार्मूला यूज होगा पोल निकालने के लिए। जैसे आपको बताया गया था कि लिमिट z टेंस टू a z माइनस a एफ जेड, वही फार्मूला यूज हो रहा है। तो लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 और एफ जेड अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास z टू दी पावर 4 और z टू दी पावर 6 माइनस 1 है। अगर आप लिमिट यूज करते हैं तो देन अगेन ये 0/0 फॉर्म है। दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व होगा, जैसे प्रीवियस वाला हमने सॉल्व किया है। तो लिमिट z टेंस टू 1 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो z टू दी पावर 5 माइनस z टू दी पावर 4 अपॉन में z टू दी पावर 6 माइनस 1 है। अभी भी सेम वही चीज़ है, तो आपका 0/0 फॉर्म ही आएगा। अब अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 1 एंड देन जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5 टाइम्स z टू दी पावर 4 माइनस 4 टाइम्स z क्यूब अपॉन में 6 टाइम्स z टू दी पावर 5 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लें, तो लिमिट अप्लाई करने पर ये हमें मिल रहा है 5 माइनस 4 अपॉन में 6, दैट मीन्स 1/6 मिल गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। अब आइए यहाँ पर हम वही की एलिमेंट या की पॉइंट जो बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में उसका यूज़ कर लेते हैं। देन फर्दर लिमिट R2 टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा टू जेड टू दी पावर 4 अपॉन में जेड टू दी पावर 6 माइनस 1 डी जेड इक्वल्स टू अगेन फार्मूला हमारा आई ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। तो स्टूडेंट्स आई ए मीन्स जो आपने वैल्यू अभी निकाली है 1/6 थीटा 2 माइनस थीटा 1 अगेन सेमी सर्किल के लिए इनिशियल लिमिट थीटा इक्वल टू 0 फाइनल लिमिट थीटा इक्वल टू पाई, डेट मीन्स पाई माइनस 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें निगेटिव साइन लेना पड़ेगा बिकॉज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और टोटल कंटूर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप फिर से डिफाइन कर देंगे कि हियर नेगेटिव साइन इज टेकन, हियर नेगेटिव साइन is taken because of clockwise direction। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन जरूर करेंगे आप। देन स्टूडेंट्स फाइनल जो हमारी लिमिट आ रही है या इसका सिंप्लीफिकेशन जो आ रहा है देखिए फाइनल सॉल्व करके वो आ रहा है आपका -i पाई बाई 6। तो ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये हमारा I2 आ चुका था, अब ये हमारा I3 की वैल्यू है। सॉरी यहाँ पर मैंने I1 लिखा है, सॉरी ये आपका I2 होगा, ये I2 की वैल्यू है। और अब जो हम निकाल रहे हैं वो I3 की वैल्यू हमने निकाली है। I3 इक्वल टू लिमिट R2 टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा टू जेड टू दी पावर 4 अपॉन में जेड टू दी पावर 6 माइनस 1 डी जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ कि ये I3 क्या है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर -i पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा I3 भी फाइंड आउट हो चुका है। देन फर्दर स्टूडेंट्स अब हमारे पास है ये I4, डेट मीन्स ये लार्ज सेमी सर्किल के लिए जो है एफ वाले फंक्शन का लास्ट फंक्शन I4m उसके लिए आप वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें फर्दर
सो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा एफ जेड की वैल्यू जेड टू दी पावर 4 अपॉन में जेड टू दी पावर 6 माइनस 1 डी जेड है। देयरफॉर स्टूडेंट्स लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, अब स्टूडेंट्स लिमिट r टेंस टू, क्योंकि लार्ज सेमी सर्किल के लिए लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर z टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड से हम कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वी शुड केप्ट इन द माइंड दिस कॉन्सेप्ट दैट कि लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड इक्वल्स टू कैपिटल A। सो या देयरफॉर लिमिट कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू आई ए थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इक्वेशन, या ये कहें कि इस क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ए फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड फाइंड आउट करेंगे, तो वही हमारा कैपिटल A आएगा। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जिस तरह से निकलेगा, तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z इंटू एफ जेड मीन्स आपके पास z टू दी पावर 4 और z टू दी पावर 6 माइनस 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये z टू दी पावर 5 आ गया है और लिमिट हमारे पास z टेंस टू इन्फिनिटी है। यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स z टू दी पावर 6 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन z टू दी पावर 6। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसे कैंसिल करेंगे, तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर आपके पास 1 अपॉन जेड और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन जेड टू दी पावर 6 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी ये हो गया और यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस जीरो मिलेगा और यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब फिर से ये जीरो, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यू ही आपकी जीरो आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल A जीरो आ गया। तो स्टूडेंट्स कैपिटल A जीरो आ गया और हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी हमें लेना है, तभी हमारा I4 निकल के आएगा जो कि इस इंटीग्रेशन के लिए वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला है आई ए थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब बाकी कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो आ गई है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि I4 हमारा जीरो होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्दर यहाँ पर therefore limit capital R tends to infinity integration over gamma z to the power 4 upon में z to the power 6 minus 1 dz इक्वल टू। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक फॉर्मेलिटी बस कर सकते हो, डेट मीन्स यहाँ पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 अगेन वही सेमी सर्किल के लिए 0 टू पाई होगा, थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू पाई, और a 0 आ चुका था तो ये रिजल्ट आपका 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसे आप इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि I4 या लिमिट, हम इसको इस तरह से लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर गामा z टू दी पावर 4 अपॉन में z टू दी पावर 6 माइनस 1 dz इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर हम डिफाइन करते रहे कि हमारे पास I4 की वैल्यू 0 आ गई है। तो स्टूडेंट्स जो तीनों फंक्शंस या तीनों नोटेशंस हमारे जो fz फंक्शन के लिए वर्क कर रहे थे उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यही वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 पे या इसके ऊपर वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो देन स्टूडेंट्स देखें, आप यहाँ पर हमें लिखना होगा कि पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। Putting all these values of I2, I3 and I4 in equation फर्स्ट।
तो इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट्स I1 है और I1 की आप देख रहे हैं I1 की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है fx dx। देन अब हमारे पास I2 की जो वैल्यू आई है वो आपके पास है, वो देखिए I π/6 ले लेनी है। I3 की वैल्यू हमारे पास माइनस I π/6 आ रही है एंड देन I4 हमारा 0 हो जा रहा है और इक्वल टू π√3/3। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो I π/6 और माइनस I π/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें जो मिल रहा है वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स हम फंक्शन भी लिख लेते हैं। फंक्शन ये z के फॉर्म में लिखा है, इसी को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये x⁴ अपॉन में x⁻6 - 1 dx इक्वल टू π√3/3 स्टूडेंट्स ये आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम अपने रिजल्ट पर चले जाएं तो आप रिजल्ट देख रहे हो कि लिमिट 0 to इन्फिनिटी आ रही है। ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर ये हमें करना पड़ेगा तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर ये एक इवन फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डायरेक्टली से प्रॉपर्टी यूज करते हुए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x⁴ अपॉन में x⁻6 - 1 dx इक्वल टू π√3/3 लिख लेते हैं और यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से स्टूडेंट्स ये बन गया। देन फाइनली ये जो लेफ्ट साइड में आपका 2 आ रहा है उसे आप राइट साइड के डिनोमिनेटर में भेज दें तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली आप देखिए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x⁴ अपॉन में x⁻6 - 1 dx इक्वल टू ये π√3 और यहाँ पर ये 3 × 2 मिलके 6 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है जो कि बहुत ही